क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक जब ब्याज दरें बदलता है तो भारत में सरकारी बॉन्ड्स पर उसका सीधा असर पड़ सकता है। 2021 में यूपीएससी प्रीलिम्स ने ठीक यही सवाल पूछा था। अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट गया तो आपके 2 नंबर सीधे जा सकते हैं। और ये सिर्फ एक दूर देश का फैसला नहीं है, ये दिखाता है कि पैसा कैसे चुंबक की तरह बेहतर रिटर्न्स की ओर खिंचता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। बिल्कुल। आज का हमारा विषय फाइनेंशियल मार्केट और पेमेंट सिस्टम ऐसे ही आपस में जुड़े हुए कॉन्सेप्ट से भरा है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेहद जरूरी है। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका फिर से स्वागत है, वो चैनल जो आपके समय की कद्र करता है और आपके सिलेबस को सिंप्लीफाई करता है। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आप सक्षम हैं और हमारे कंटेंट से आपकी तैयारी में सच में कोई वैल्यू जुड़ती है तो कृपया ज्वाइन बटन दबाकर सदस्य बनने पर विचार करें। आपके समर्थन से ही ये वीडियो लगातार आते रहते हैं। हमारे मौजूदा सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही इस चैनल की नींव है और सभी के लिए मुफ्त नोट्स और प्रैक्टिस पीवाईक्यूज हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारे लेजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए हमारे पास एक विशेष डिस्कॉर्ड सर्वर है जहां प्रीमियम नोट्स, अतिरिक्त पीवाईक्यूज और मेंस के मॉडल उत्तर मिलते हैं, तो हमसे वहां जरूर जुड़ें। चलिए तो फिर इस विषय को परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं बाजार के सबसे बड़े संरक्षक से, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम अक्सर सेबी को सिर्फ एक रेगुलेटर के तौर पे देखते हैं, लेकिन इसका काम उससे कहीं ज्यादा है। ये बाजार में छोटे निवेशकों का, कह सकते हैं, एक बॉडीगार्ड है। बिल्कुल। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन तब ये गैर सांविधिक निकाय मतलब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था जिसके पास ज्यादा शक्तियां नहीं थीं। अच्छा। असली ताकत तो इसे 1992 के हर्षद मेहता स्कैम के बाद मिली, जब सरकार को लगा कि बाजार को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत संस्था की जरूरत है। तब सेबी अधिनियम 1992 पास हुआ और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। एग्जैक्टली। और इसकी शक्तियों की बात करें तो ये कोई मामूली शक्तियां नहीं है। कहा जाता है कि सेबी के पास एक सिविल कोड जैसी शक्तियां हैं। ये सुनने में बहुत बड़ा स्टेटमेंट लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? क्या सेबी किसी को जेल भेज सकता है? What's fascinating here is कि सेबी के पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत एक सिविल कोड की कई शक्तियां हैं। इसका मतलब है कि वो किसी को भी समन जारी कर सकता है, किसी से भी पूछताछ के लिए बुला सकता है, शपथ पर सबूत ले सकता है और दस्तावेजों की जांच का आदेश भी दे सकता है। ओके। अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग या धोखाधड़ी करता पकड़ा गया तो सेबी उस पर भारी जुर्माना लगा सकता है और उसे बाजार से प्रतिबंधित भी कर सकता है। तो ये प्रीलिम्स के लिए एक गोल्डन फैक्ट है। अच्छा। और आजकल सेबी विदेशी निवेश को आसान बनाने के लिए भी काफी काम कर रहा है। मैंने स्वागत एफआई फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा था। ये नाम तो बड़ा आकर्षक है, पर यह है क्या? स्वागत फाई का पूरा नाम है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ओके। आसान भाषा में ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों मतलब एफपीआईज और विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों एफवीसीआईज के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। मतलब अब भागदौड़ कम। हाँ, पहले उन्हें भारत में निवेश करने के लिए कई जगह से मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिसमें काफी समय और कागजी कार्रवाई लगती थी। अब सब कुछ एक ही जगह से तेजी से हो जाएगा। ये सुनने में तो अच्छा है कि विदेशी निवेश आसान हो जाएगा, लेकिन क्या इससे हमारे बाजार में अस्थिरता का खतरा नहीं बढ़ता कि जब चाहे पैसा आया और जब चाहे निकल गया, जिसे हम हॉट मनी कहते हैं? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इसीलिए इस फ्रेमवर्क में ट्रस्टेड शब्द पर जोर दिया गया है। सेबी उन्हीं निवेशकों को ये सुविधा देगा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और जो भरोसेमंद देशों से आते हैं। इसका मकसद प्रक्रिया को आसान बनाना है, ना कि नियमों को कमजोर करना। मतलब संतुलन बनाना ही यहाँ पर मुख्य चुनौती है। सही बात है। और ये जीएस पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट से जुड़ता है, जहां विदेशी निवेश के फायदे और नुकसान दोनों पर सवाल बन सकता है। समझ गया। सेबी से जुड़े कुछ और शब्द भी हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, जैसे एआईएफ्स, रीट्स और इनविट्स। ये पारंपरिक स्टॉक और बॉन्ड से कैसे अलग हैं? एआईएफ्स यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये निवेश के वैकल्पिक तरीके हैं। ओके। ये ऐसे फंड्स होते हैं जो अमीर या सोफिस्टिकेटेड निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके उसे पारंपरिक साधनों के बजाय स्टार्टअप्स,
प्राइवेट इक्विटी या हेज फंड्स जैसी जगहों पर लगाते हैं। तो इनमें जोखिम ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा। इसीलिए आम रिटेल निवेशकों को इनसे दूर रखा जाता है। और ये सीधे सीधे यूपीएससी के रडार पर हैं। मुझे याद है 2025 के सैंपल पेपर में एक सवाल था कि बॉन्ड, स्टॉक और हेज फंड में से कौन से एआईएफ्स के तहत आते हैं। बिल्कुल, इससे साफ पता चलता है कि यूपीएससी इन बारीक कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दे रहा है। और रीट्स और इन्वेट्स? इसी तरह रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और इन्वेट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स हैं। ये म्यूचुअल फंड्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन एक बड़े फर्क के साथ। वो क्या? म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा अलग-अलग कंपनियों के शेयर्स में लगाते हैं, जबकि रीट्स आपका पैसा बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जैसे मॉल या ऑफिस बिल्डिंग में लगाते हैं। अच्छा। और इन्वेट्स उसे हाईवे, पावर लाइंस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं। इनसे मिलने वाला किराया या टोल कलेक्शन निवेशकों को मुनाफे के तौर पर बांटा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक आम इंसान भी मान लीजिए 10,000 रुपए लगाकर किसी बड़े हाईवे प्रोजेक्ट या किसी शानदार ऑफिस बिल्डिंग में हिस्सेदार बन सकता है। बिल्कुल, और किराए की कमाई का हिस्सा पा सकता है। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को कह सकते हैं डेमोक्रेटाइज करता है। वाह! तो इन सब को याद रखने के लिए सेबी के मुख्य कार्यों का एक आसान मेमोरी हुक है पीडीआर। पीडीआर? हाँ, पी निवेशकों के हितों की रक्षा करना मतलब प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, डी प्रतिभूति बाजार का विकास करना यानी डेवलप द मार्केट, और आर बाजार को विनियमित करना रेगुलेट द मार्केट। पीडीआर प्रोटेक्ट, डेवलप, रेगुलेट। बहुत बढ़िया। पीडीआर याद रखिए, सेबी के मुख्य कार्य याद रहेंगे। ठीक है। तो सेबी इन सभी बाजारों को नियंत्रित करता है, लेकिन इन बाजारों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड, जिसको लेकर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन रहता है, खासकर बॉन्ड धारक और शेयर धारक के बीच के अंतर को लेकर। देखिए, इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जोखिम और रिटर्न की पूरी कहानी तय करता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार यानी मालिक बन जाते हैं। राइट। अगर कंपनी को जबरदस्त मुनाफा होता है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ेगी, आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी डूब जाती है तो आपका सारा पैसा भी डूब सकता है। यहाँ रिटर्न की संभावना असीमित है, तो जोखिम भी उतना ही ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन अगर कंपनी को जबरदस्त मुनाफा हो तो क्या बॉन्ड धारक को भी उसका कोई फायदा मिलता है, या वो अपने फिक्स ब्याज पर ही अटका रहता है? यहीं पर शायद शेयर धारक बाजी मार ले जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बॉन्ड धारक कंपनी का मालिक नहीं, बल्कि एक लेनदार, एक लेंडर होता है। ओके। उसने कंपनी को एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर कर्ज दिया है। कंपनी चाहे आसमान छू ले या मुश्किल में हो, उसे बॉन्ड धारक को तय ब्याज और मूलधन चुकाना ही होगा। मतलब सुरक्षा ज्यादा है। हाँ, इसीलिए जब कंपनी दिवालिया होती है तो पहले बॉन्ड धारकों का पैसा चुकाया जाता है, और अगर कुछ बचा तो शेयर धारकों को मिलता है। तो बॉन्ड में सुरक्षा ज्यादा है, लेकिन मुनाफा सीमित है। अच्छा, ये बॉन्ड यील्ड वाला कॉन्सेप्ट मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। कीमत गिरने पर रिटर्न बढ़ कैसे सकता है? ये सुनने में उल्टा लगता है। इसे एक सीसॉ की तरह समझा जाता है। हाँ, लेकिन ये काम कैसे करता है? इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक सरकारी बॉन्ड 1,000 रुपए में खरीदा, जिसके फेस वैल्यू 1,000 रुपए है, और उस पर 8% का सालाना ब्याज यानी कूपन रेट है। ठीक है। तो आपको हर साल 80 रुपए का ब्याज मिलेगा, ये तय है। ठीक है, यहाँ तक तो सीधा है। अब मान लीजिए 1 साल बाद आरबीआई अर्थव्यवस्था को ठंडा करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा देता है। अब सरकार जो नए बॉन्ड जारी कर रही है वो 10% ब्याज दे रहे हैं। ओह। अब आप ही बताइए, कोई निवेशक आपका पुराना 8% वाला बॉन्ड क्यों खरीदेगा जब बाजार में 10% वाले नए बॉन्ड उपलब्ध हैं? नहीं खरीदेगा। मुझे अपने बॉन्ड की कीमत कम करनी पड़ेगी ताकि वो आकर्षक लगे। बिल्कुल सही। आपको अपने 1,000 रुपए वाले बॉन्ड की कीमत घटानी पड़ेगी। मान लीजिए आपने उसे 800 रुपए में बेच दिया। ओके। अब जिस नए निवेशक ने इसे 800 रुपए में खरीदा है, उसे सालाना ब्याज कितना मिलेगा? उसे अभी भी कंपनी से 80 रुपए ही मिलेंगे, क्योंकि कूपन रेट तो फिक्स्ड है। हाँ, वो तो फिक्स्ड है। लेकिन उसने निवेश कितना किया? सिर्फ 800 रुपए। तो उसकी यील्ड यानी प्रभावी रिटर्न हो गया 80 रुपए प्लस 800 रुपए 100%। 10%। तो देखिए, बॉन्ड की कीमत गिरी 1,000 से 800 रुपए, लेकिन उसकी यील्ड बढ़ गई 8% से 10%। यही वो उल्टा रिश्ता है। कमाल है।
अब ये पूरी तरह से साफ हो गया। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिस पर यूपीएससी ने 2021 में सवाल पूछा था। हाँ। सवाल था कि भारतीय सरकारी बॉन्ड यील्ड को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और विकल्प थे 1 अमेरिकी फेडरल रिजर्व के कार्य, 2 आरबीआई के कार्य, और 3 मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज दरें। और सही जवाब था तीनों। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, यह सवाल दिखाता है कि यूपीएससी आपसे रटने की नहीं बल्कि समझ की उम्मीद करता है। चलिए इन तीनों कारकों को तोड़कर समझते हैं। आरबीआई का एक्शन तो हमने अभी देख लिया। जब आरबीआई दरें बढ़ाता है तो यील्ड बढ़ जाती है। राइट। मुद्रास्फीति का भी सीधा असर है। अगर महंगाई 8% है और बॉन्ड यील्ड 7% है तो आपका वास्तविक रिटर्न नकारात्मक है। इसलिए बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए निवेशक ज्यादा यील्ड की मांग करते हैं। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व वाला हिस्सा, एक अमेरिकी बैंक का फैसला भारतीय बॉन्ड को कैसे हिला सकता है? ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है। जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है तो अमेरिकी बॉन्ड्स पर रिटर्न बढ़ जाता है। और वो सबसे सेफ माने जाते हैं। हाँ, अमेरिका का बाजार दुनिया का सबसे सुरक्षित बाजार माना जाता है। ऐसे में विदेशी निवेशक जो ज्यादा रिटर्न की तलाश में भारत जैसे उभरते बाजारों में पैसा लगाते हैं, वो अपना पैसा यहाँ से निकालकर अमेरिका में लगा देते हैं। तो भारतीय बॉन्ड्स की बिक्री बढ़ जाती है। बिल्कुल। जब वो भारतीय बॉन्ड्स बेचते हैं तो बाजार में उनकी सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड घट जाती है। और अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार इससे भारतीय बॉन्ड्स की कीमत गिरती है और उनकी यील्ड बढ़ जाती है। तो ये पूरी दुनिया एक वित्तीय धागे से बंधी हुई है। और सिर्फ 2021 ही नहीं, 2022 में भी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पर सवाल आया था। ये क्या होते हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है। ये बॉन्ड की तरह शुरू होते हैं जहां आपको एक निश्चित ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें निवेशक को एक विकल्प दिया जाता है कि वो एक तय समय के बाद अपने बॉन्ड्स को उसी कंपनी के शेयर्स में बदल सकता है। अच्छा। तो मतलब सुरक्षा भी और मुनाफे का मौका भी। हाँ, ये निवेशक को दोनों दुनियाओं का फायदा देता है, बॉन्ड की सुरक्षा और शेयर का संभाव्य उच्च रिटर्न। इसी वैश्विक जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए गिफ्ट सिटी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल। ये गांधीनगर गुजरात में स्थित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFSC है। इसे भारत की जमीन पर एक विदेशी वित्तीय क्षेत्र कहा जा सकता है। बिल्कुल। गिफ्ट सिटी का लक्ष्य है भारत को सिंगापुर, दुबई और हांगकांग जैसे वित्तीय केंद्रों की बराबरी में लाना। यहाँ लेन देन विदेशी मुद्रा खासकर डॉलर में होता है और यहाँ के नियम कानून भी ज्यादा लचीले होते हैं ताकि वैश्विक कंपनी आकर्षित हो। और हाल ही में यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम शुरू हुआ है, फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, FCSS। हाँ, FCSS। मैंने इसके बारे में पढ़ा था लेकिन इसकी अहमियत ठीक से समझ नहीं आई। ये हमारे लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? इसे ऐसे समझिए, FCSS से पहले अगर गिफ्ट सिटी में स्थित एक बैंक, मान लीजिए भारतीय स्टेट बैंक, को दूसरे बैंक, मान लीजिए ICICI को $100 भेजने होते थे, तो ये पैसा फिजिकली भारत से बाहर जाता था। ये न्यूयॉर्क में किसी अमेरिकी बैंक के माध्यम से रूट होता था और फिर वापस ICICI के पास आता था। मतलब समय और पैसा दोनों लगता था। हाँ, और हम अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर थे। अच्छा, तो अब FCSS के आने से क्या बदला है? ये भारत की वित्तीय संप्रभुता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो एक तरफ हम गिफ्ट सिटी में इस तरह का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा बना रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी के स्तर पर हमने कुछ ऐसा बना दिया है जो पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है, UPI। बिल्कुल। डिजिटल पेमेंट्स की एक क्रांति भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 से शुरू हुई। इसी कानून ने RBI को शक्ति दी। हाँ, पूरे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को रेगुलेट और सुपरवाइज करने की शक्ति दी। इसी के तहत RBI ने एक पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड का भी गठन किया जिसके अध्यक्ष खुद RBI गवर्नर होते हैं। लेकिन असल खिलाड़ी तो UPI है। और अब ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं रही, ये ग्लोबल फेनोमेना बन रहा है। सही बात है। हाल ही में नामीबिया पहला अफ्रीकी देश बना जिसने UPI को अपनाया। फ्रांस, UAE, सिंगापुर जैसे देश पहले ही इस लिस्ट में हैं। ये सब हो कैसे रहा है? दिस रेजेज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पीछे दो संस्थाओं की मेहनत है, NPCI और NIPL। NPCI तो हम सब जानते हैं। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। वो अम्ब्रेला संगठन है जिसने रुपे कार्ड और UPI जैसे शानदार प्रोडक्ट्स बनाए और फिर उन्होंने इसकी वैश्विक क्षमता को देखते हुए 2020 में NIPL मतलब
NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड नाम की एक अलग सहायक कंपनी बनाई। जिसका एकमात्र काम ही इसे दुनिया भर में ले जाना है। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरे देश इसे अपना क्यों रहे हैं? उनके पास अपने सिस्टम नहीं है क्या? कई देशों के पास है, लेकिन UPI की 3 बातें इसे सबसे अलग बनाती हैं। पहला, ये एक ओपन और इंटर ऑपरेबल सिस्टम है। मतलब किसी भी बैंक का ऐप किसी भी दूसरे बैंक के खाते में पैसे भेज सकता है। दूसरा, ये बेहद सस्ता है। और तीसरा, ये रियल टाइम में काम करता है। अच्छा। कई विकासशील देशों के लिए अपना खुद का ऐसा सिस्टम बनाने में सालों और अरबों डॉलर लग जाते। UPI उन्हें एक बना बनाया विश्व स्तरीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI देता है। तो ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक जरिया भी बन रहा है। बिल्कुल। जैसे अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जरिए दुनिया पर प्रभाव डालता है, बिल्कुल। वैसे ही भारत DPI के जरिए कर सकता है। बिल्कुल। और UPSC के लिए ये GS पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियों और बुनियादी ढांचा के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेंस में भी इस पर सवाल आ सकता है। हाँ, मेंस में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक डेडिकेटेड सवाल भी बन सकता है, जिसमें UPI एक बेहतरीन केस स्टडी होगी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने सेबी को समझा, बॉन्ड यील्ड की गुत्थी सुलझाई और UPI की वैश्विक यात्रा देखी। इस पूरे अध्याय से सबसे बड़ा सबक ये है कि भारत का वित्तीय बाजार अब दुनिया से अलग थलग नहीं है। अमेरिका के एक फैसले से लेकर जिफ्ट सिटी में एक नए सिस्टम के लॉन्च तक और UPI के नामीबिया पहुंचने तक हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सही बात है। एक UPSC अभ्यर्थी के रूप में इन स्थानीय और वैश्विक संबंधों को समझना ही होगा। अब आप सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को पढ़ रहे हैं। अगर इस चर्चा ने आपकी समझ को और गहरा किया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। इससे एल्गोरिदम को आप जैसे गंभीर अभ्यर्थियों को खोजने में मदद मिलती है। और कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है UPI का वैश्विक विस्तार भारत की सॉफ्ट पावर को कैसे बढ़ावा देगा और इसके सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं? ये एक बेहतरीन मेंस ओरिएंटेड सवाल है। हम आपके जवाब पढ़ने का इंतजार करेंगे। और भूले नहीं, मुफ्त नोट्स टेलीग्राम पर और प्रीमियम कंटेंट लेजेंड्स के लिए डिस्कॉर्ड पर उपलब्ध हैं। अगले अध्याय में मिलते हैं। जय हिंद।